जो आरोप अफजल गोरू पे थे वही आरोप जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे आरोप थे। आज वो पार्लियामेंट में है, अफजल गोरू को आपने फांसी दे दी। आज के टाइम पे तो उसको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है कश्मीर में, आज कौन उसकी बात कर रहा है? आज आप आज की बात करिए। अगर पिछले, मैंने पहले भी कहा, पीछे अगर कश्मीरियों से गलतियां में आए, अगर वो चेंज चाहते हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम में हम जुड़े, हमें शक की नजर से ना देखा जाए, हम आतंकवाद का समर्थन नहीं कर। गलत कौन कह रहा है भाई? उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज आप गलत कौन कह रहा है? हिंदू के लिए अपनी जान दे दी, प्रशंसा नहीं कर रहा है कर रहे। आज आपको कोई विकल्प ही नहीं मिल रहा है। आज आप कह रहे हैं अल्लाह अकबर किसी ने बोल दिया, उसको हम शक की नजर से देख रहे हैं। आशुतोष, 26/11 का हमला हुआ था। जरा एक मिनट, जरा टॉपिक पे एक नई चीज लाना बहुत जरूरी है। देखिए, 26/11 का हमला हुआ था आशुतोष, आपको याद होगा, इस पैनल में बैठे हुए सभी को याद होगा। 26/11 का हमला हुआ था, तब भी इसी तरीके से चुन चुनकर निशाना बनाया गया था। तब तो जू इंस्टॉलेशंस को भी ढूंढा गया था मुंबई में और उस पर हमला किया गया था। आतंकी आए थे पाकिस्तान से, सिमिलर टाइप का हमला जिस तरीके से कहा गया पहलगाम के बारे में। लेकिन तब भी यह चर्चा इतनी बड़ी पैमाने पर नहीं हुई थी। आज की स्थिति में यह चर्चा काफी हो रही है। बार बार यह पूछा जा रहा है कि हिंदू पूछकर हत्या की गई। 26/11 में भी ऐसी हुआ था आशुतोष, तो आज स्थिति कैसे बदली? आज यह चर्चा ज्यादा क्यों हो रही है? देखिए साहिल, इस पूरे मसले पे अगर हम उसको बहुत संक्षेप में देखने की कोशिश करेंगे, संकीर्ण तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, तो शायद जो पाकिस्तान का जो षड्यंत्र है, साजिश है, उसका शिकार होंगे। इस पूरे घटनाक्रम को आप 22 अप्रैल से मत देखिए। इस पूरे घटनाक्रम को आपको 14 अप्रैल को देखना पड़ेगा, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने कहा, उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा जगुलर वेन है, और साथ ही साथ 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते। उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर लोगों का धर्म पूछकर उनका कत्ल किया गया। और फिर अगले दिन जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जो इंडस ट्रीटी को जब एबेंस में डाला, तो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया वो बहुत लंबा चौड़ा जवाब आया, और उसके अंत में एक बात कही गई, वो ये कही गई कि हिंदुस्तान का जो जवाब है, दरअसल वो कायदे आजम जिन्ना ने जो 1940 में पाकिस्तान के रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें जो 2 नेशन थ्योरी की बात की थी, वो बात सच साबित हो रही है और हिंदुस्तान की सरकार उसको सच साबित कर रही है। अगर आप इन तीनों को जोड़कर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये कत्ल एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्रवोक करने की साजिश है, हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर दंगे फैलाने की साजिश है। इसलिए जो भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे किसी भी दल के लोग हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो आज भड़काऊ बातें करेंगे तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान की साजिश को कामयाब होते हुए देखेंगे। यह महज इत्तेफाक नहीं, मैं बार बार इसको कह रहा हूं, महज इत्तेफाक नहीं है। हमें पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका जमकर जवाब देना होगा, देंगे। हमें इस देश के प्रधानमंत्री पर, इस देश के कैबिनेट पर पूरा भरोसा है। लेकिन जो भावुकता का माहौल पैदा करके सरकार के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल वो एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत सरकार को तब पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर जवाब देना चाहिए, जब हम पूरी तरीके से तैयार हो और ऐसा निर्णायक अटैक हो कि उसके बाद पाकिस्तान पर समझ ना पाए कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन ये जो धर्म के आधार पर लोग जो टेलीविजन स्टूडियो में और टेलीविजन स्टूडियो के बाहर जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं, दरअसल ये लोग भारत के असली दुश्मन है, क्योंकि ये पाकिस्तान की साजिश को इस देश के अंदर कामयाब होना चाहिए। मैं इंद्रेश कुमार को कोई महत्व नहीं देता। इंद्रेश कुमार जैसे न जाने कितने लोग इस देश के अंदर घुमा करते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमें इस देश की सरकार पे, देश के प्रधानमंत्री पे, देश के कैबिनेट पर पूरा भरोसा है कि जो भी फैसला करेंगे समझ के कहेंगे, ठंडे दिमाग से करेंगे। और यही बात तो ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुई थी ना, कि इस तरीके की चीज होती है तो उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन आयरनी की बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है संगीत रागी जी, कि आज ही खबर आई है कि भारत सरकार ने तालिबान को ब्रीफ किया है। अफगानिस्तान की सरकार ने, तालिबान सरकार ने कहा है कि जो कश्मीर में हुआ वो गलत हुआ है, तालिबान को ब्रीफ कर रही है। कश्मीर में जो टेररिज्म फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ तालिबान को ब्रीफिंग दी जा रही है, और यहां पर हम लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये एक आयरनी नहीं लगती आपको? एक अलग ही चीज यहां पर नजर आ रही है। संगीत रागी साहिल, जितना धैर्य से आपने आशुतोष को सुना है, जरा मुझे भी सुन लीजिएगा। कश्मीरियत 1971 में जब पाकिस्तान को परास्त किए हैं, उसके बाद ये टर्म प्रयोग में आया है। उसके पहले कश्मीरियत शब्द कहीं भी नहीं आता है। अज्ञानियों को हम क्या बताएं, कश्मीरियत जैसा शब्द कहीं भी नहीं पहले आया है। आप TN मदान का वर्क पढ़ लीजिएगा, तब बता देंगे।
14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक कश्मीर के अंदर सूफियों तक ने जजिया लगाने का प्रस्ताव पारित किया है और कत्लेआम ही कत्लेआम हिंदुओं का हुआ है। इसलिए यह मत कहिए कि कश्मीरियत के अंदर एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन था, वो आज भी जारी है। ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। तीसरी बात, ये बंद कर दीजिए कहना कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब रही है। इस देश में गंगा जमनी तहजीब रहती तो पाकिस्तान विभाजन नहीं होता और आज मुर्शिदाबाद से हिंदू भागे नहीं होते। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो इस्लामिक आतंकवाद है और जो पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में हुआ है वह भी इस्लामिक आतंकवाद है। जो लोग इस्लाम की थियोलॉजी को नहीं जानते हैं और पैन इस्लामिज्म को इस लिहाज को नहीं जानते हैं, वो सब इसको सियासत के तौर पर देखने लगते हैं। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश का विभाजन में जितना हिस्सेदार यदि जिन्ना का था तो नेहरू का कम हिस्सेदारी नहीं रहा है। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में विभाजन के पश्चात इस्लामिक आतंकवाद की अम्मा गांधी परिवार है और मौसियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं और दाइयां कौन है? तो आशुतोष जैसे पत्रकार हैं। आशुतोष जैसे पत्रकार और पत्रकारों का जो गिरोह है, बौद्धिक गिरोह, वो दाइयों का काम करती हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मौसियों का काम करती हैं और इसकी अम्मा जो है तालिबान को क्यों ब्रीफिंग किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी इस्लामिक आतंकवाद के रक्त बीज को जन्म दिया। आप जंग लड़िए आजाद भारत में। जिस तालिबान को टेररिज्म का रूप दिया गया था, उस तालिबान को क्यों ब्रीफ किया जा रहा है? अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। इसलिए किया जाता है कि लोहा को लोहे से काटने के लिए अज्ञानता की, ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञानता की सीमा नहीं होती है। जो मैं कह रहा हूं उसको धैर्य से सुनिए। इस देश के अंदर बांग्लादेशी मुसलमानों का पॉकेट जो खड़ा किया पाकिस्तान और बांग्लादेश से, क्या आपको सूझ नहीं रहा है कि इन्हीं पाकिस्तानियों, इन्हीं बांग्लादेशी मुसलमानों जिन्होंने भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल दी है, उसको रखने के लिए लड़ाई को कौन सड़क पर उतर कर क्या रहा है? पहली बार देश में ऐसा हो रहा है जो सलमान निजामी कह रहे थे कि पूरे कश्मीर में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सुन लीजिए, इन टेररिस्ट के खिलाफ, इन आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या हम इस तरीके का वातावरण चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट बंद हो जाए? हम तो चाहते हैं ना कि वो आए और प्रोटेस्ट करें। साहिल इसी को इस्लाम में एक अलतकिया कहा जाता है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आज यहां पर नीतीश राणे बयान दे रहे हैं कि अब हम धर्म पूछकर खरीदेंगे किसी दुकानदार से, उसका धर्म पूछेंगे और फिर खरीदेंगे कि आपसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कलमा पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। इससे क्या हासिल होगा बताइए आप मुझे। नहीं, सुनिए साहिल, क्या मैं जवाब दूं? अपवाद को नियम और चलिए आशुतोष जी आप ही जवाब दे दीजिएगा। में परोसने की आपकी पुरानी प्रथा है। देखिए, सुन लीजिए साहिल जी, मुझे 10 सेकंड बोल लेने दीजिए। देखिए, अपवाद को नियम और नियम को अपवाद के रूप में परोसना बंद कीजिए। एक व्यक्ति एक आदिल बचा रहा है, उसके लिए सचमुच में ऐसा है क्या आशुतोष? हिंदी सिख नियम और अपवाद, ये गंगा जमुना यहां पर अपवाद होता है, वहां पर नियम होता है। आशुतोष में शामिल है, उसके बारे में आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। साहिल, चलिए सुन लेते हैं अभी आशुतोष। नाथूराम गोडसे को अपने खुदा मानने वाले और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहते हैं वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है। और दरअसल असल में वो गोडसे ने नहीं, फिर मैं